प्रधानमंत्री मोदी का बयान आया कुछ दिन पहले जिसमें उन्होंने कहा कि देश को जात पात के नाम पर विपक्ष बांटने की साजिश रच रहा है। सर, जाति तो सच्चाई है, इससे आप भी इनकार नहीं कर सकते। अगर जातिगत जनगणना की बात हो रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? वो आपका भी पुराना चुनावी एजेंडा रहा है, जैसा सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं। नहीं, देखिए, बिल्कुल मैं सहमत हूं उनके इस बात से। जाति सच्चाई है, इसीलिए बाबा साहेब अंबेडकर जिनका देहांत 1956 में होता है, उनको भारत रत्न मिलता है 40 साल बाद, उनके देहांत के बाद, जब एक गैर कांग्रेस सरकार केंद्र में बनती है। तो जाति की तो सच्चाई है ही। जाति बिल्कुल सच्चाई है कि कुछ लोग आज भी सामंतशाही मानसिकता से ग्रसित हैं और एक आदिवासी की बेटी को नहीं देख सकते हैं। जाति सच्चाई है क्योंकि अपने ही पार्टी के बाबू जगजीवन राम को उप प्रधानमंत्री देखते हुए नहीं स्वीकार कर सकते हैं। इसीलिए राजस्थान में जहां इनकी सरकार है, वहां हर 1 घंटे में 5 दलितों के खिलाफ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। एक 9 साल का दलित समाज का बालक पानी पीने का साहस करता है, उसकी संस्थागत हत्या कर दी जाती है। जाति तो सच्चाई है। हम बोलना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी ने अपने इतिहास में कितने दलितों को अध्यक्ष बनाया, कितने दलितों को मुख्यमंत्री बनाया, कितने दलितों को प्रधानमंत्री बनाया। ये जो दलित प्रेम का आप आडंबर ओढ़ के रखे हैं ना, अपनी सामंतवादी मानसिकता को छुपाने का प्रयास मत करिए। आपकी सामंतशाही मानसिकता को देश सुरेंद्र राजपूत, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले इनके सर, ये कुछ दिन की अगर पूरी क्रोनोलॉजी को आप देखें तो कभी सनातन पर सवाल उठ रहा है, कभी खेत ठाकुर का पर चर्चा हो रही है, महिला आरक्षण में ओबीसी का अलग से रिजर्वेशन होना चाहिए, जातिगत जनगणना को लेकर सियासी बहस लगातार जारी है। ये सब कुछ संयोग है सर या सियासी प्रयोग है 2024 के मद्देनजर? नहीं, ये बड़ा प्रयोग है, एक नया एक्सपेरिमेंट है कि क्या यह मुद्दा जो 2089 में बीपी सिंह ने निकाला था, वो मुद्दा क्या फिर से पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में आ सकता है और जनता को हम लुभा सकते हैं। तो ये बात सही है कि बहुत सारे और भी मुद्दे हैं, राहुल गांधी उठा भी रहे हैं, इधर से नरेंद्र मोदी भी उठा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि एक नया प्रयोग है। इस रिजल्ट से पता लगेगा कि इस प्रयोग ने वाकई जनमानस को कितना प्रभावित किया। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी, डॉक्टर गुरुप्रकाश ने जो सवाल खड़ा किया उसका जवाब भी दीजिएगा। और ये सब कुछ क्या ओबीसी वोट को साधने के लिए नहीं हो रहा है, वो ओबीसी वोट जो 2014 और 2019 में खिसक गया आपसे? गुरु प्रकाश भाई बड़े अच्छे पढ़े लिखे प्रोफेसर इंसान हैं, लेकिन कभी कभी गलती कर जाते हैं। गुरु भाई, हमारे दलित अध्यक्षों में श्री जगजीवन राम जी का नाम आपने लिया था। वर्तमान में चुने हुए दलित अध्यक्ष हमारे आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं जी, चुने हुए दलित अध्यक्ष हैं आज की डेट में। लेकिन आप हमें बताइए, आपकी पार्टी के उदय से लेकर के आज तक कितने दलित अध्यक्ष हुए? एक हुए थे बंगारू लक्ष्मण साहब, उनको आपने 1 लाख रुपए की घूस में फंसवा करके, पकड़वा करके जेल भिजवा दिया था। और कौन सा आपका अध्यक्ष चुना हुआ? लेकिन ये बात। सुरेंद्र राजपूत, दूसरी बात, आप आ जाइए जी। दलित और आदिवासी राष्ट्रपति बनाने। अरे भाई, नहीं बोलिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। दलित और आदिवासी राष्ट्रपति बनाने की बात, तो दलित और आदिवासी राष्ट्रपति को ना तो आप अयोध्या के मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा की या जिस समय शिलान्यास की बात होती है तो उनको रामनाथ कोविंद जी को हटा दिया जाता है। संसद के जब शिलान्यास की बात होती तो दलित राष्ट्रपति को वहां बुलाया नहीं जाता, और संसद का जब उद्घाटन की बात होती है तो आदिवासी महिला राष्ट्रपति बुलाते नहीं है, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का चेहरा चमकाने के लिए। डॉक्टर गुरुप्रकाश, नकली ओबीसी का चेहरा चमकाने। डॉक्टर गुरुप्रकाश, आपका जवाब। नहीं, देखिए, इन्होंने अच्छा किया, बाबू जगजीवन राम का नाम लिया। बाबू जगजीवन राम ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ भी दिया था, और बाबू जगजीवन राम के सुपुत्र के साथ आपने जो अपमान अत्याचार किया था वो भी स्मरण कराइएगा देश को। बंगारू लक्ष्मण जी का आपने अच्छा क्या स्मरण कराया। पहली बार देश में लोकसभा का अध्यक्ष दलित समाज का वो कब हुआ है? सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मीरा कुमार नहीं थी, जीएमसी बालयोगी थे। पहली बार पद्मश्री इलैया राजा 1952 के बाद ऐसे व्यक्ति बनते हैं जो राज्यसभा जाते हैं प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन के रूट से। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने जब मौका मिलता है, सत्ता में आते हैं, तो ना तो प्रधानमंत्री बनाते हैं, ना चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, ना संगठन में कोई पद देते हैं, ना ही मंत्री बनाते हैं। 2014 का साल था अनुराग जी, 2014 के साल में जब ये लोग चुनाव में जा रहे थे, मात्र एक ओबीसी मंत्री था इनके कैबिनेट में। आज 35% तक का केंद्रीय मंत्रिपरिषद ओबीसी समाज का है, और ये बात इनको पचती नहीं है। लेकिन 2023 में भी अगर जातिगत मुद्दों पर ही पूरी जो राजनीतिक विमर्श हो रहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है।